Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing well. So I'm Poonam Sharma. Welcome you all. Interesting session of new chapter periodic classification of elements. So students, in previous videos I have covered all the chemistry chapters. So this is the last chapter of chemistry, which is periodic classification of elements of class 10. So now we have already covered carbon and its compounds, chemical reaction chapter. These are very important chapters. With these chapters we have already covered so far. Now metals, non-metals we have done, acid, bases and salts we have done. Now in today's class I'll start with new chapter, and it is very interesting and extremely important chapter, which is periodic classification of elements. In 9th class you have studied about elements, compounds and mixtures. So how these elements, compounds and mixtures are arranged, how they are classified. So in this chapter we'll study about all these elements which are arranged according to their properties. Now we have different type of the elements exist in nature. So if we study about these elements and compounds, it is very difficult for us. We cannot learn their properties. इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, सभी की प्रॉपर्टीज को वेदर फिजिकल और केमिकल सबको लर्न करना, सबको रिमेम्बर करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो उसको काफी देर तक याद रखना तो बहुत मुश्किल है. अराउंड 113 एलिमेंट्स आर देयर, और इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद करना और हर एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ऑल्दो वी कैन लर्न देयर सिंबल्स. सिंबल तो लर्न करना आसान है क्योंकि हमारे पास में एक क्राइटेरिया है, कुछ लैटिन वर्ड से आए हैं और कुछ का जो सिंबल है एलिमेंट्स का वो उनके फर्स्ट और सेकेंड अल्फाबेट लेटर से होता है या फर्स्ट और थर्ड वन से होता है. लेकिन उनकी सभी की प्रॉपर्टीज को याद रखना, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो इसीलिए उनको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया गया है कुछ ग्रुप्स के अंदर में, ताकि हमारे लिए ये बहुत आसान हो उनके बारे में स्टडी करना और उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देना. जैसे हम क्या करते हैं, हम क्लासिफाई करते ही क्यों है, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. जरूरत ही क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में भी हर चीज को एक ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं. बुक्स को एक शेल्फ में रखेंगे, क्लोथ्स को एक शेल्फ में. यू आर ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, क्योंकि आपके लिए वो आसान हो जाता है चीजों को सेग्रीगेट करना, और जब भी आपको किसी भी चीज की नीड होगी यू कैन इजिली टेक आउट. लेकिन अगर ये सब कुछ स्कैटर्ड रहेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि अगर आपको कभी क्लोथ्स चाहिए तो आप बुक्स वाले शेल्फ में से निकालोगे, और अगर आपको बुक्स चाहिए तो क्या आप क्लोथ वाले शेल्फ में से निकालोगे? नहीं ना. तो हम क्या करते हैं, हम हर चीज को एक ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. हम अपनी स्टेशनरी को एक तरफ रख देते हैं, हम अपने क्लोथ्स को एक तरफ रख देते हैं, हम अपने बुक्स को एक तरफ रख देते हैं, यूटेंसिल्स हमारे किचन में रहते हैं. तो हम सब चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करके रखते हैं ताकि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए उन चीजों को यूज करना. तो ऐसे ही ये जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं और सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, उनको लर्न करना बहुत मुश्किल है. तो लेकिन कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में रिजेंबल तो करते ही हैं. और ये पता कैसे चला? बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज के ऊपर में वर्क किया, देन दे केम टू नो कि हाँ ये एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं. तो उनकी इसी स्टडी को जब उन्होंने स्टडी किया इन एलिमेंट्स को, तो उन्होंने इनको एक ग्रुप में रखा ताकि इनके बारे में हम स्टडी जब करें तो इट इज इजी फॉर अस टू लर्न देयर प्रॉपर्टी. जो एक जैसे हैं उनको एक साथ कर दिया, जो अलग है उनको अलग रख दिया. तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज. एक ऑर्गेनाइज और एक सिंपल वे रहे चीजों को लर्न करने का, और उसी से ही ये हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आया है. यानी कि एक पीरियड में, एक रेगुलर इंटरवल में हमने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया है. तो इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये क्लासिफाई किया इन एलिमेंट्स को, कैसे ऑर्गेनाइज किया इनको, कौन से साइंटिस्ट थे जो इन्वॉल्व थे इस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में. फिर अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, उसी से ये एक
नई चीज इन्वेंट हुई, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक मतलब क्या होता है? रेगुलर इंटरवल पे, पीरियड्स पे। यानी कि अगर रेगुलर इंटरवल पे कोई चीज हो रही है तो हम उसको पीरियोडिक कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल तभी एग्जिस्टेंस में आया। ये एक टेबुलर मेथड होता है। टेबुलर मेथड मतलब कि हम इसको एक टेबल के फॉर्म में हर एलिमेंट्स को ऐसे रखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ में आती है। तो जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक साथ में आती है उनको हम एक वर्टिकल कॉलम में रखते हैं जिसको हम ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे हमारे ग्रुप होते हैं, इनको हम कहते हैं ग्रुप। और ऐसे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल क्या हुआ? वो टेबल जिसके अंदर में एलिमेंट्स को हमने ऐसे रखा हुआ है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, विल प्लेस देम इन सेम वर्टिकल कॉलम और वी कॉल इट ग्रुप। तो उसी से ही पीरियोडिक टेबल निकल कर आया। अब अगर हम बात करें कि पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर में वर्क किया। अब उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने इसको मेटल्स और नॉन मेटल्स में एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। जब उन्होंने मेटल एलिमेंट्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, किसमें? मेटल्स और नॉन मेटल्स में। जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे नेचर में, जो डिस्कवर हुए थे, उन्होंने उसको मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। लेकिन जब उन्होंने उनको स्टडी किया तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वर मेटल्स। उनमें मैक्सिमम क्या थे? मेटल्स थे। और बहुत कम कौन से थे? नॉन मेटल्स थे। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलती थी, यानी कि उनके अंदर में दोनों प्रॉपर्टी थी। अब ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था कि किसको कौन सी कैटेगरी में डाला जाए और किसको कौन से किसी को मेटल्स में डाले, किसको नॉन मेटल्स में डाले, किसको कौन से एलिमेंट्स है जिनके अंदर में ये दोनों प्रॉपर्टीज है। तो इतने सारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, स्पेसिफिक वे में रखना बहुत मुश्किल था। तो काफी अटेम्प्ट्स हुए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। जब उसके ऊपर में जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया तो जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे डोबिनियर। डोबिनियर ने 18, वैसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी है, जो पहले अटेम्प्ट हुए थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, वो दो हैं, डोबिनियर ट्राइड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं डोबिनियर ट्राइड। जो डोबिनियर ट्राइड थे उन्होंने 1817 में ये एक जर्मन केमिस्ट थे। He was a German chemist. इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो भी एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, इन्होंने उनको अरेंज करना शुरू किया ग्रुप्स के अंदर में। किसमें? ग्रुप्स में। और इन्होंने कहा, डोबिनियर ने क्या कहा कि ही आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उसको नाम दिया ट्राइड का। क्या नाम दिया था? ट्राइड। तो डोबिनियर ने जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू किया तो डोबिनियर ने उनको एक ग्रुप में रखा और 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया जिसे नाम दिया ट्राइड। और उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या थी? सेम थी। तो हम अगर डोबिनियर ट्राइड के लॉ की बात करें तो इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यानी कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया, 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, तो उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस जो था उनका एक आगे इंक्रीज हो रहा था। यानी कि जिसका सबसे कम था पहले उसको रखा, फिर दूसरे वाले को रखा, फिर तीसरे वाले को रखा। तो ऐसे 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और इन तीनों की प्रॉपर्टीज तो सेम थी। they were having similar प्रॉपर्टीज। लेकिन इनको अरेंज कैसे करना था? इनको अरेंज ऐसे किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यानी कि उनका एटॉमिक मास क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। और इन्होंने कहा कि जो एटॉमिक मास है जो मिडिल एलिमेंट का, जैसे ए बी सी 3 एलिमेंट्स को रखा और इनका एटॉमिक मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके,
तो जैसे जैसे इनका एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, यानी ए से सी तक आएगा, तो ए का एटॉमिक मास सबसे कम होगा और सी का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे थर्ड एलिमेंट की तरफ, उसका एटॉमिक मास बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहला तो ये क्राइटेरिया था एलिमेंट्स को ट्राइड यानी कि ग्रुप में बनाना। अब इन्होंने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को ग्रुप में रखते हैं जो कि ट्राइड बनाता है, तो जो बीच का जो एलिमेंट है, जो मिडिल एलिमेंट होता है, उसका जो मास है, जो मास है उसका, वो फर्स्ट और थर्ड वाले का अगर हम मीन निकालते हैं, उनका एवरेज मास इसके बीच वाले के बराबर होता है। कैसे? मैं फिर से बोलती हूँ उसको। डोबिनियर ने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया था, व्हेन ही क्लासिफाइड दीज एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स, तो क्लासिफाई करने का क्या क्राइटेरिया था? फर्स्ट क्राइटेरिया ये था कि ऐसे 3 एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, उनको एक ग्रुप में रख दिया जाए। और जब उनको ग्रुप में रखा जाए तो उनमें देखा जा रहा था कि उनका जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये था। सेकेंड क्राइटेरिया ये था कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, यानी कि ए और सी, इन दोनों का अगर हम जब मास लेते हैं, एटॉमिक मास लेते हैं और उसका हम मीन निकालते हैं, तो उसका जो मास निकल के आता है मीन के बाद में, वो बीच वाला जो एलिमेंट है, जो मिडिल एलिमेंट है, उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये डोबिनियर का लॉ था, जिसे हम कहते हैं डोबिनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो हम इसको अब स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू डोबिनियर ट्राइड, when elements are arranged in order of increasing atomic masses, groups of 3 elements having similar properties are obtained. The atomic mass, ये second point आया है, of middle element of the triad being nearly equal to the average of the atomic mass of the other 2 elements. एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 और 7 हम ले लेते हैं जनरली, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है। अब अकॉर्डिंग टू डोबिनियर ट्राइड, अगर हम लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का मीन निकालते हैं, ये आपने मैथ्स में किया होगा, मीन कैसे निकाला जाता है, यानी कि 7 + 39 अपॉन 2, तो ये हमारा आएगा 23, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा? सोडियम के, जो कि कहाँ आ रहा है? मिडल में आ रहा है। तो ये डोबिनियर ट्राइड का लॉ था कि जब फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड का हम एटॉमिक मास का मीन निकालेंगे, तो वो मिडल वाले के एवरेज के एटॉमिक मास के बराबर है। हम एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं जो डोबिनियर ने किए थे, जो कि काफी हद तक सही भी था। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Ca से, फिर है हमारा स्ट्रोंशियम विच इज Sr, ओके, फिर हमारा आता है बेरियम जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Ba से। तो हमारे पास में ये 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों का ट्राइड बनाया डोबिनियर ने। पहला ट्राइड तो क्या कौन सा बनाया था? इसका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। सेकेंड ट्राइड उसने बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। तो अगर हम एटॉमिक मास देखें, यहां मैं लिखती हूँ एटॉमिक मास, अगर हम देखते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास अभी हम निकालते हैं, हम पहले बेरियम का देखते हैं जो कि 137। अगर हम डोबिनियर ट्राइड लॉ के अकॉर्डिंगली जाते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? यानी कि हम क्या करेंगे? मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस बेरियम, जो क्या है
40 प्लस 137 अपॉन 2, जो कि इक्विवेलेंट आता है हमारा 88.5। सॉल्व करके देख लेना, ये तो इजी कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये इसका जो एटॉमिक मास है ये इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्शियम का यही है। तो ये डोबिनियर का ट्रायड था। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन जिसको कि Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर लेते हैं हम ब्रोमीन जो कि हम Br से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लेते हैं आयोडीन जो कि हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर अब हम इनके एटॉमिक मासेस देखते हैं तो क्लोरीन का 35.5, ठीक है, आयोडीन का है 127। अब हम देखेंगे क्या ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास आता है जब इन दोनों का मीन निकाला जाए तो क्या वाकई में ही जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास था वो इन दोनों के मीन के बराबर ही था। चलिए देखते हैं। मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन। अब आप साथ ही साथ ये सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि कितना ब्रोमीन का आ रहा है एटॉमिक मास। थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग, ये तो इजी कैलकुलेशन है। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट तो वैसे ही बहुत स्मार्ट हैं, तो वो बहुत जल्दी से कैलकुलेशन करके मुझे बता देंगे। इट इज नियरली 81.25 एवरेज बोला है ना, और ब्रोमीन का वैसे 80 होता है, तो एवरेज यानी कि इसके आसपास ही रहेगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, इसके आसपास ही रहेगा। तो ब्रोमीन का अगर हम देखें एटॉमिक मास तो वो 80 आता है। तो अकॉर्डिंग टू डोबिनियर, हाँ ये तो बिल्कुल क्लियर हुआ कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकालेंगे तो वो मिडल वाले एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट ही आता है। तो डोबिनियर की काफी बड़ी अचीवमेंट थी। अब इससे इसकी एक अचीवमेंट हमें ये पता चली कि इसने एक रिलेशनशिप बताया प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड द एटॉमिक मासेस, ठीक है। यानी कि डोबिनियर ने जब अपना लॉ दिया तो उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट क्या थी? व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ डोबिनियर? दैट देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मासेस। तो ये अचीवमेंट थी किसकी? डोबिनियर की। लेकिन देयर वर सम लिमिटेशंस आल्सो। भाई डोबिनियर ने अपना लॉ तो दे दिया, लॉ ऑफ ट्राइड्स तो दे दिया, लेकिन जब यही वाला अगर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया बाकियों के ऊपर में तो वहां वो फेल हो गया। अब इसका हम अगर ड्रॉबैक की लिमिटेशंस देखते हैं, चलिए पहले हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो पहला ये था कि जितने भी एलिमेंट्स उस समय पे डिस्कवर हुए थे सभी को ट्राइड्स में नहीं रखा गया। जितने भी एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर हुए थे सिर्फ कुछ ही ट्राइड्स बनाए इसने, ये बाकी एलिमेंट्स के इसने ट्राइड बनाया ही नहीं। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो थी, अगर हम लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन ऑफ डोबिनियर, लिमिटेशन ऑफ अगर हम डोबिनियर की बात करें, डोबिनियर, sorry, right here, REI, right again, limitations of डोबिनियर, REINER, yes, डोबिनियर। लिमिटेशन ऑफ डोबिनियर ट्राइड क्या था? पहला था कि वो he has not placed all the elements in the triads, all known element, जो उसमें भी जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, all known elements could not be arranged in triads।
तो ये पहली लिमिटेशन थी, कुछ ही करके उसने छोड़ दिए, कुछ का ट्राइड्स बनाया, बाकी का बनाया ही नहीं। तो लेकिन लॉ अगर बनाया था तो सभी एलिमेंट्स पे इंप्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन जब ट्राइड बनाया ही नहीं तो कहां से इंप्लीमेंट होता। फिर सेकंड की लिमिटेशन थी, ऑल लॉ ऑफ ट्राइड वॉज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट किया गया था उसको? एंड सम ट्राइड्स, जो उसने कुछ और ट्राइड्स बनाए थे इन तीन के अलावा जो हमने डिस्कस किए हैं, नियरली सेम एटॉमिक मासेस। क्योंकि लेकिन इसके अकॉर्डिंगली तो क्या था, एटॉमिक मास क्या हो रहा था, ट्राइड में इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एटॉमिक मासेस, सॉरी, जब इसने ट्राइड बनाए कुछ ट्राइड में तो एटॉमिक मास सेम ही था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल की, इन तीनों का जब ट्राइड बनाया तो इन तीनों के तो एटॉमिक मास सेम ही निकले। तो यहां तो डोबिनियर का जो लॉ था, जो ट्राइड लॉ था, वो तो फेल हो गया। इसीलिए ये लिमिटेशन रही किसकी, डोबिनियर ट्राइड। क्या क्या लिमिटेशन रही फिर से देखते हैं हम, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ट्राइड में नहीं डाला गया, सबका ट्राइड नहीं बनाया गया, और जो बनाए भी गए उसके अंदर में कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया गया था। जैसे बाकी में तो हमने देखा उन्होंने अरेंज कर दिया था, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में एटॉमिक मास क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी इंक्रीज हो रहे हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इसमें तो ऐसा था ही नहीं, इनके तो एटॉमिक मासेस सेम थे। तो ये लिमिटेशंस थी, और हम कह सकते हैं ड्रॉबैक ऑफ डोबिनियर ट्राइड। तो चिल्ड्रन, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, व्हाट इज डोबिनियर लॉ ऑफ ट्राइड? तो आपको ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है, ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखनी है। जनरली ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डोबिनियर ट्राइड लॉ। तो इन दैट क्वेश्चन यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, दिस कंप्लीट स्टेटमेंट विच आई हैव जस्ट डिस्कस विद एज इट इज, आपको ये लिखनी है, यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं तो आप एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, या मैंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन का एग्जाम्पल दिया है, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का एग्जाम्पल दिया है। तो ये 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लाइक व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डोबिनियर ट्राइड। तो ये लिमिटेशन जो अभी हमने ये डिस्कस करी है, ये दोनों लिमिटेशंस आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम में आ सकता है अचीवमेंट के बारे में। अब डोबिनियर की अचीवमेंट क्या थी, अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब डोबिनियर ने इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया तो उसकी अचीवमेंट भी तो कुछ रही थी ना। क्या अचीवमेंट थी, अभी मैंने आपको बताया था। अगर जिसको याद है, जिसने ध्यान से सुना है, वो जरा अचीवमेंट लिख के दिखाए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। क्या अचीवमेंट थी? दैट ही recognized a relationship between properties of elements and their atomic masses. तो ये क्या थी, ये डोबिनियर की अचीवमेंट थी। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कई बार इसकी स्टेटमेंट पूछी जाती है तो आप स्टेटमेंट में ये लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स पूछे जाएं तो या ये एग्जाम्पल दो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला एग्जाम्पल दे दो, या फिर आप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, या आप उसकी लिमिटेशंस में ये बता सकते हैं और अचीव। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि डोबिनियर लॉ ऑफ ट्राइड
क्या था, तो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ग्रुपिज्म किया था एलिमेंट्स का, और इसीलिए डोबिनियर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है एलिमेंट्स को ग्रुपिज्म करने में। ऑल्दो लिमिटेशंस थी कुछ, कोई नहीं फेल हो गया, लेकिन एटलीस्ट एक डायरेक्शन तो दी एलिमेंट्स को कैसे हम ग्रुप में रख सकते हैं एटलीस्ट। उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर में वर्क किया। जब उनको ये पता चला कि कुछ रिलेशनशिप है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का और एटॉमिक मासेस का, तो उन्होंने इसके ऊपर में वर्क करना शुरू किया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर में वर्क किया, और उनमें से एक और साइंटिस्ट थे जो थे न्यूलैंड्स लॉ। न्यूलैंड्स ने अपना एक लॉ दिया जिसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। और न्यूलैंड ने जब डोबिनियर की स्टडी को देखा कि कुछ रिलेशनशिप है एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी और उनके एटॉमिक मासेस में, तो उसने क्या किया, उसने भी स्टडी करना शुरू किया एलिमेंट्स को, उसने और अच्छे से स्टडी किया बाकी एलिमेंट्स को। और 1864 में, इसमें 1864 में ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ही वॉज इंग्लिश साइंटिस्ट, और इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑर्डर में इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में। तो न्यूलैंड का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। तो ये पीछे पीछे चल दी डोबिनियर के। इन्होंने कहा कि अरे डोबिनियर ने अगर डिस्कवर कर लिया है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर उनके एटॉमिक मासेस से मिलती हैं, कुछ रिलेशनशिप है उनके बीच में, तो क्यों ना स्टडी किया जाए बाकी एलिमेंट्स को भी। तो जब इन्होंने स्टडी किया न्यूलैंड ने, then he came to know that yes, there is a relationship between the properties and the atomic masses of the elements. तो 1864 में न्यूलैंड, who was an English scientist, he placed elements in the order of increasing atomic masses. तो इन्होंने एलिमेंट्स का एक ग्रुपिज्म बनाना शुरू किया, ग्रुपिज्म करना शुरू किया एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट किया एलिमेंट से जिसका सबसे कम एटॉमिक मास था, जो कि कौन सा था, हाइड्रोजन। जब इन्होंने इन एलिमेंट्स को प्लेस करना शुरू किया, इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स का स्टार्ट करेंगे हम कहां से, जिसका सबसे कम एटॉमिक मास है, ठीक है, और एंडेड विद थोरियम, ठीक है। तो ये जब इन्होंने करना शुरू किया, स्टार्ट किया किससे, हाइड्रोजन से, एंड हुआ कहां पे जाके, थोरियम में। अब इन्होंने जब इनको अरेंज करना शुरू किया, उस समय तक क्या था, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। ये आप देखो, ये अरेंजमेंट है, उस समय तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है जिससे भी हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, अगर जैसे हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे, तो उस जब हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और जब 8th एलिमेंट तक पहुंचेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट की और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो उन्होंने कहा जो प्रॉपर्टी है 8th एलिमेंट की, वो फर्स्ट एलिमेंट से मिलती जुलती होगी, वो रेपिटेशन होगा। It means there is a repetition of properties of every 8th element which is similar to that of the first element. और जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा आ जाएगा, तो यानी कि से, और ये वाले। तो ऐसे ही न्यूलैंड ने इसको कंपेयर किया म्यूजिकल नोट्स के साथ में, और क्योंकि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ में बिल्कुल मैच कर रही है, इसीलिए इसने अपने लॉ को दिया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है। ऑक्ट मींस 8, so this was the Newland's law of octave. अगर हम बात करें, अगर हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हमारा 8th एलिमेंट कौन सा आ रहा है, सोडियम। ओके, तो जब सोडियम आया
तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से तो बिल्कुल मैच कर रही थी। फिर अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं तो मैग्नीशियम हमारा 8th पर आएगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम मैच कर रही थी। तो न्यूलैंड का जो लॉ है वो तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या रहा, he arranged elements in the increasing order of their atomic masses। और इन्होंने कहा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हर 8th एलिमेंट की रिपीट होगी किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। तो यानी कि अगर हम सोडियम से बात करते हैं, लिथियम और सोडियम की सेम हो गई। फिर हम सोडियम को अगर फर्स्ट एलिमेंट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पोटेशियम पे आ गए, पोटेशियम की भी सेम हो जाएगी सोडियम के जैसे। तो दिस वाज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे होगी, फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल करती है। ठीक है, लेकिन अब जब ये अरेंजमेंट हो रहा था एलिमेंट्स का, ये तो इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। न्यूलैंड की बहुत बड़ी अचीवमेंट क्या थी, ये पहले हम अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। या इसकी अचीवमेंट सबसे बड़ी ये थी कि इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। अचीवमेंट की अगर हम बात करें, पहले अच्छी बात कर लेते हैं। अचीवमेंट जो थी, अचीवमेंट ऑफ न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या अचीवमेंट रही। तो न्यूलैंड की जो अचीवमेंट थी ये थी, इट यूज एटॉमिक मास। तो इसने एम्फसाइज किस पे दिया था, एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास एज अ basis of classification, as a basis of classification। और further the classification recognize the repetition of the properties periodically, जो कि एग्जैक्टली बिल्कुल सही था कि जैसे जैसे periodically ये आगे बढ़ते जाएंगे हम, तो उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। तो दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। पीरियोडिकली अगर हम करते हैं तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ में क्या हो रही थी, मैच करती जा रही थी। तो दिस वाज द रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट टू द फर्स्ट। तो ये अचीवमेंट थी किसकी, न्यूलैंड। लेकिन अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, अगर हम बात करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसकी कुछ लिमिटेशंस थे, उसने सारी चीजों को कवर नहीं किया था। न्यूलैंड को लगा कि सिर्फ अभी तक जो 56 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए हैं वही एग्जिस्ट करेंगे नेचर में, उसके बाद अब एलिमेंट डिस्कवर होंगे ही नहीं फ्यूचर में कभी भी। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था किसका, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का। अगर हम आज की डेट में देखते हैं तो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 113 एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन नेचर और मोर देन दैट। तो यानी कि ये तो बिल्कुल गलत था, ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे। तो जितने एलिमेंट थे उसी को अरेंज कर दिया जाए। अगर इन केस जब फ्यूचर में अगर एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उनको उनकी प्लेसिंग, उनकी पोजीशनिंग कैसे करेंगे। तो ये तो कहीं पे भी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में कहीं डिस्क्राइब किया ही नहीं गया था। तो दैट वाज अ लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड। सेकेंड लिमिटेशन ये थी न्यूलैंड की कि ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये सिर्फ एप्लीकेबल रहा कैल्शियम तक, यानी कि सिर्फ लाइटर एलिमेंट तक ही इसको अप्लाई किया गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए कैल्शियम से आगे, ये बिल्कुल गलत साबित हुआ। उनकी प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से कहीं पर भी मैच नहीं कर रही थी, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, और इसने क्या किया, एक और चीज थी
इसने दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में भी डाल दिया था, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी। जैसे कोबाल्ट और निकल, इन दोनों को एक ही स्लॉट में डाल दिया, और लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल अलग है। लेकिन न्यूलैंड ये कह रहा है अगर फर्स्ट और एट की अगर एटॉमिक मास से मतलब फर्स्ट और एट पोजीशन वाले एलिमेंट जो हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, लेकिन इसने दो को कोबाल्ट और निकल को तो एक ही स्लॉट में डाल दिया, एक डालने के बाद लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है। अब कोबाल्ट और निकल की जो कहते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी भी प्रॉपर्टीज अलग आई। तो इसीलिए जो न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो फेल हो गया, उसकी लिमिटेशन नहीं रही। ठीक है, लेकिन तो जो इसके बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए 56 एलिमेंट के बाद में भी जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उनमें भी अगर लॉ ऑफ ऑक्टेव को फिट किया जाए तो वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, वो फेल हो जाता था। और अगर हम कैल्शियम के बाद के एलिमेंट्स की बात करें तो लॉ ऑफ ऑक्टेव वहां पर भी फेल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। तो ये लिमिटेशंस रही किसकी? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। ओके, तो अब क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इसके ऊपर में, पहले हम वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम, डिस्क्राइब और राइट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसकी स्टेटमेंट आपको लिखनी होगी उसमें। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये स्टेटमेंट है उसकी, व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, the physical and chemical properties of every eighth element are a repetition of the properties of the first element. तो ये आपको स्टेटमेंट एज इट इज लर्न करनी है। ठीक है, तो जब एग्जाम में अगर आती है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव तो आप एज इट इज यही इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो अचीवमेंट हम ये लिखेंगे, इट यूज एटॉमिक मास एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्योंकि बाद में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ही अरेंज किया गया, तो उसी को ही बेस बनाकर आगे आने वाले जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल हैं, जिन साइंटिस्ट ने वर्क किया उन्होंने बेस एटॉमिक मास को ही रखा। लेकिन अगर लिमिटेशन पे क्वेश्चन आता है, ये जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ जोबिनियर लॉ ऑफ ट्राइड, तो आपको ये तीनों लिमिटेशंस लिखनी है। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों जो साइंटिस्ट का लॉ है जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं, ये क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है इनके ऊपर में, और ये जनरली 1 या 2 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। तो आज हमने कौन कौन से न्यूलैंड 2 अभी तक पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है कौन सा, जोबिनियर ट्राइड, जो कि वो भी एटॉमिक मासेस के बेसिस पर ही था, लेकिन इसने एटॉमिक मास और इसने एक और क्राइटेरिया क्या दिया था कि फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास का मीन निकलेगा वो एवरेज होगा मिडिल वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमारा जोबिनियर ट्राइड लॉ था। फिर आता है हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इन दोनों पे में क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 मार्क में आते हैं जनरली, या 2 मार्क्स में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, तो आप इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। बाकी जो दूसरे जो लॉज आए हैं, जैसे मेंडलीफ ने लिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो जो आज का जो पीरियोडिक टेबल है वो जनरली बेस्ड है हमारा किसके ऊपर में, मेंडलीफ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ऑल्दो उन्होंने भी एटॉमिक मास के ऊपर ही इस टेबल को बनाया है, लेकिन उन्होंने काफी वो चीजें कवर करी थी उसके अंदर में जो कि इन दोनों ने कवर नहीं करी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नंबर तक आते आते ये इनके जो लॉ थे वो फेल होते चले गए। लेकिन अगर हम मेंडलीफ की या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं था। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो है वो अर्लियर अटेम्प्ट्स में आता है, सॉरी ये लेटर अटेम्प्ट्स में आता है, न्यू अटेम्प्ट्स में आता है। न्यूलैंड और डोबिनियर अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में आते हैं, क्योंकि जो आज का जो पीरियोडिक टेबल है काफी हद तक हम उसमें मेंडलीफ को यूज करते हैं। जो मेंडलीफ ने जो
लॉ दिए थे या जो पॉइंट्स उसने डिस्कस किए थे, उसी से ही आज का जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं उसको बनाया गया है। उसके पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या उसके किस बेसिस पे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि मेंडलीफ ने और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसकी क्या, लेकिन मेंडलीफ की भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो क्या थी और उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, वो सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम मिलेंगे तो आई होप आप लोग ये दोनों लॉज को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको दोनों लॉ इजीली क्लियर हो, क्योंकि वो दोनों लॉ भी इसी से ही लिंक करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी बेस्ड है किसके ऊपर, एटॉमिक मासेस के ऊपर। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।